हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे यार, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आज अपन बात करेंगे, सारी अपन ने आहार नाल की बात कर ली, ग्रंथियों की बात कर ली। अब अपने पास में क्या बात करनी है अपन को कि पाचन की क्रिया कैसे होती है, पाचन होता कैसे, उस बारे में बात करेंगे। आज अपन पाचन करवा देंगे, कल अपन जो पाचन करवाएंगे उसका अवशोषण करवा देंगे। पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि पाचन क्या होता है, कि भाई बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ही क्या होता है, आपका पाचन होता है। फिर उन छोटे मॉलिक्यूल्स को रक्त में अवशोषित करना अवशोषण होता है, ये अपन अगले लेक्चर में करेंगे, है ना। और फिर कुछ इनके विकार हैं पाचन तंत्र के, उनके बारे में बात करेंगे, वो अगले लेक्चर के, मतलब कल एक सुबह एक लेक्चर आएगा जिसमें आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल आपका टेस्ट भी रहेगा, तो उसके अंदर ये चैप्टर पूरा आने वाला है। ठीक बात है। चलो, लेक्चर सुबह मिल जाएगा, टेस्ट शाम को है, ठीक है। हाँ, तो आज ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, ध्यान से सुनना बातों को और समझना, काफी आसान रहेगा। काफी आसान रहेगा, है ना, ध्यान से सुनना बस। चलो, पाचन की प्रक्रिया की बात करेंगे, पाचन की प्रक्रिया की बात करेंगे। थोड़ा सा ये हिल रहा ना, चलो पाचन की प्रक्रिया की बात करते हैं कि पाचन होता कैसे है यार, है ना, पाचन होता कैसे है। तो पाचन को समझने से पहले कि पाचन हर एक चीज का कैसे होता है, मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, क्योंकि खाने में हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, फैट भी खाते हैं, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए, डीएनए, ये भी खाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे खाते हैं भैया, हम तो वेजिटेरियन है, आगे बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे, है ना। एक मिनट रुकिए भाई। ये हवा से हिल रहा है और इस वजह से बैकग्राउंड थोड़ा खराब हो रहा है। चलो, तो कैसे ये सारा काम होता है बात करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो पहली स्टेप क्या आती है, पहली जो स्टेप आती है ना, वो आती है आपकी भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है, भोजन को अंदर लेना सबसे पहली बात। तो उसके बाद में भोजन को खाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, दूसरी स्टेप क्या आती है, भोजन को चबाना, भोजन को चबाते हो। तीसरी स्टेप क्या आती है, भोजन को निगलना। उसके बाद में चौथी स्टेप क्या आती है, भोजन का पाचन। उसके बाद में जो पांचवी स्टेप है, छठी स्टेप जो भी होगी, पांचवी होगी, है ना, हाँ, पांचवी स्टेप आएगी भोजन का अवशोषण। छठी स्टेप क्या आ जाएगी, भोजन का स्वांगीकरण, जो आपने खाया है, पचाया है, उसके बाद में अपने उसका अवशोषण कर लिया, रक्त में चला गया। रक्त में जाने के बाद में उसको कैसे काम में लेना है ना, कि कोशिकाएं, ऊतक, जो टिश्यूज है वो कैसे काम में लेंगे उस चीज को, वो क्या है, स्वांगीकरण हो गया, एसिमिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, है ना। तो भोजन का स्वांगीकरण हो गया। फिर जो स्टेप आती है, जो अब भाई सारा काम हो गया, भाई पाचन भी हो गया, अवशोषण भी हो गया, स्वांगीकरण भी हो गया, अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया ना, उसको बाहर निकालना ना, मल त्याग करना। तो लास्ट का देगा मल का बहिक्षेपण। तो ये सारी स्टेप होती हैं आपकी ये पाचन तंत्र के अंदर, ठीक है। ये सारी स्टेप पता लग गई आपको। अब कुछ शब्द जो है वो मैं आपको बताऊंगा और उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। चलो, माउथ, मुख लिख देता हूं मैं ना। मुख से खाना कहां जाता है, आमाशय के अंदर, आमाशय में। आमाशय से खाना कहां जाएगा, आपकी आंत में, आंत में, ठीक है। अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा यार, जो आपके भोजन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जो आप खाना खा रहे हो, बिल्कुल भैया खा रहे हैं, आपने खाना खाया, चबाया। जब आप खाना चबाते हो ना, जब आप खाना चबाते हो तो उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते तो हो ही आप चबाने के टाइम पर। उसके अलावा आपके मुंह में जो सलाइवा है, जो लार है, वो उसके साथ में मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद में जो संरचना बनती है ना उस खाने की, आपने खाने का निवाला खाया, चावल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, आपने वो चीज खाई, और खाने के बाद में आपको लग रहा बार बार क्या देख रहे हैं इधर उधर यार, ये थोड़ा सा जो एसी की वजह से बैकग्राउंड जो इधर इधर हिल रहा है। चलो, खाता मैं, हाँ, कि आपने जो खाना खाया, चबाया, और लार में जो मिलने की, मिक्स होने के बाद में जो आपका खाना, जो चावल है, जो भी है, वो क्या है, बोलस जैसी संरचना उसकी बन जाती है। जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं,
बोलस। आपने खाना खाया, मुंह में खाना खाया, चबाया, और चबाने के बाद में जो संरचना बनती है उस खाने की, उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। ठीक बात है, बोलस समझ गए। मतलब सीधी सी बात है, खाना खाया आपने, खाना खाने के बाद में, चबाने के बाद में जो खाना चबाने के बाद में जो बनता है ना, उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अब बोलस को आपने क्या कर लिया? निगल लिया। ठीक है, मुंह में खाना था, चबा लिया, अब आपने क्या किया? उसको निगल लिया। मतलब निगला किसको है आपने? बोलस को निगला है। किसको निगला आपने? बोलस को निगल लिया। बोले ठीक बात है भैया, आपने बोलस को निगल लिया। अब बोलस को निगलने के बाद में वो कहां जाएगा? वो पेट में जाएगा जी, आमाशय में जाएगा। ठीक है, आमाशय में आपको पता है कि पीएच कैसी होती है? एसिडिक होती है। क्यों? HCl निकल रहा है ना पेट के अंदर। भाई आमाशय के अंदर क्या निकल रहा है? HCl निकल रहा है, और HCl की पीएच कैसी है? एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो वहां पर कैसी स्थिति है? अम्लीय स्थिति है। और अम्लीय स्थिति होने के कारण जो आपका जो बोलस है उसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कायिम में। किसमें? कायिम। ठीक है, तो आमाशय में खाना गया, आमाशय में खाना जाने के बाद में उसको क्या कहेंगे अपन? कायिम कहेंगे। क्या बोलेंगे? कायिम। ठीक है, कायम किस चीज के लिए बोलते हैं? कायम, कायम खाने को ही कायम बोल रहे हैं। जो आपने खाना खाया, जो बाहर खाना था, मुंह में जाने के बाद में, चबाने के बाद में, उसी खाने को क्या कह दिया अपन ने? बोलस कह दिया। और वही बोलस जब आमाशय के अंदर गया, आमाशय में कंडीशन कैसी थी? एसिडिक थी। तो आपका जो बोलस है वो भी कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। तो जैसे ही वो एसिडिक हुआ, उसका नाम अपने क्या रख दिया? कायम रख दिया। क्या रख दिया? कायम। ठीक है, तो कायम का मतलब क्या है? कि जो अम्लीय अवस्था में हो, है ना। अम्लीय अवस्था में हो। अब आमाशय से खाना कहां जाएगा? आंत में जाएगा। अरे समझ आ रही है? नहीं आ रही बात? खाना खाया भाई, मुंह में चबाया, उसको क्या कह दिया? बोलस कह दिया। जैसे ही वो बोलस कहां गया? निगला हमने, वो आमाशय में गया। आमाशय में जाते ही वहां पर पीएच कैसी थी? अम्लीय थी। अम्लीय अवस्था में गया तो हमने उसको क्या कह दिया? कायम कह दिया। अब जो कायम है ना, वो कहां जाएगा? आंत में जाएगा। बिल्कुल, जो खाना भाई आमाशय से आंत में जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। तो आमाशय में कंडीशन कैसी? एसिडिक थी। आंत में कैसी होती है? बेसिक होती है, क्षारीय होती है, एल्कलाइन होती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आमाशय में कंडीशन एसिडिक है, और आपकी जो आंत है वहां पर आपको एल्कलाइन देखने के लिए मिलती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही आमाशय से खाना कहां गया? आंत में गया, और कैसा हो गया वो? जैसे आंत में घुसा और वो बेसिक हो गया। नहीं, थोड़ी देर के लिए वो कैसा रहता है? एसिडिक ही रहता है। कौन? आपका खाना। तो जब तक वो खाना एसिडिक रहता है ना, जब तक ये आपका एसिडिक रहता है, उसको क्या कहते हैं? मन कायम कहते हैं। जब तक वो एसिडिक रहता है। ठीक है, और जैसे ही वो आंत में गया, आंत में जाने के बाद वो कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। जब वो बेसिक हो जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या बोल देंगे? उसको कायल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कायल। ये कैसा होता है? बेसिक होता है। तो ये जो टर्म्स हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। खाना खाया, मुंह में चबाया, उस संरचना को, जो खाना बनता, खाना चबाने के बाद में जो बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपन बोलस कहते हैं। बोलस को निगला आपने, वो कहाँ गया? आमाशय में। आमाशय में कैसी कंडीशन है? क्षारीय बोल रहा हूं, अम्लीय कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है। तो वहां पर पीएच क्या है? एसिडिक है। तो उसको क्या कहेंगे अपन? कायम कहेंगे। जब तक उसको कायम बोलेंगे, जब तक वो एसिडिक रहेगा। अब वो आमाशय से कहां जाएगा? आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, आंत में जाएगा। तो ऐसे मत सोचना कि आमाशय में जो खाना होता है उसको अपन कायम बोलते हैं, और आंत में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कायल बोलते हैं। नहीं, ऐसा मत सोचना। अगर कंडीशन एसिडिक है तो उसको कायम बोलेंगे, और अगर बेसिक है तो उसको कायल बोलेंगे। तो आपको जनरली क्या होता है? आमाशय में कैसी कंडीशन होती है? एसिडिक होती है, तो उसको कायम बोलते हैं। और आपकी आंत में कैसी कंडीशन होती है? बेसिक होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कायल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? आ गई। चलो आगे चलते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी। अब बात करेंगे अपन एक एक चीज का डाइजेशन समझेंगे। डाइजेशन ऑफ, सबसे पहले बात करेंगे डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। नाम सुने होंगे ये ना, कार्बोहाइड्रेट। अब खाना आप खाते हो, खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, स्टार्च होता है।
उसको कैसे पचेगा, वो पचेगा कैसे? आपने खाना खा लिया भाई, रोटी चावल जो भी खा रहे हो, अब चावल में यार फैट भी है, प्रोटीन भी है, वरना कार्बोहाइड्रेट भी है, सब कुछ है उसमें, ठीक है। तो अपन एक एक चीज का डाइजेशन समझेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट वाला जो पोर्शन है उसका वो कैसे पचता है, वो कैसे पचता है। और पचने का मतलब सीधा सा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो एक बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, सीधी सी बात ये। कार्बोहाइड्रेट जो होती है ना वो एक बड़ी यूनिट है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। मतलब सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, इसको किस में तोड़ना है? मोनोमर में तोड़ना है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझो, कार्बोहाइड्रेट को समझो कि ये बड़ी सी चेन है, कार्बोहाइड्रेट ये बड़ी सी चेन है, ठीक है। और अपन को तोड़ना किस में? ये देखो एक सिंगल है ना, इसमें तोड़ना है, ऐसे सिंगल सिंगल में तोड़ना है अपन को, ये अपना मेन काम है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बड़ी संरचना है, इसको छोटी छोटी इकाइयों में अपन को तोड़ना है, इसी को क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। देखते हैं कैसे तोड़ेंगे इसको। सबसे पहले आपने खाना खाया, खाना कहां गया? मुंह में गया, ठीक है। खाना भाई मुंह में तो जाएगा ना सबसे पहले, बिल्कुल जाएगा। तो मुंह में कोई साधन है क्या कार्बोहाइड्रेट को पचाने का? अरे कार्बोहाइड्रेट को पचाने का मुंह में कोई साधन है क्या? अपन पढ़ चुके हैं यार, ग्रंथियां पढ़ चुके हैं, आपका आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए था, अपन ग्रंथियां पढ़ चुके हैं। तो मुंह में कोई साधन है क्या? बिल्कुल है। क्या साधन है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज बताया था मैंने आपको, जब सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाई थी, मैंने आपको लार ग्रंथियां पढ़ाई थी, तो मैंने आपको इस एंजाइम का नाम बताया था, सलाइवरी अमाइलेज। ये कहां होता है? मुंह के अंदर, ठीक है। तो मुंह के अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, सब अपन ऐसे ही करेंगे, पहले आपने खाना खाते हो कहां जाता है? मुंह के अंदर, फिर आमाशय के अंदर, फिर आपको कहां जाता है? आंत के अंदर, ठीक है। तो यहां अपन बात करेंगे कहां कहां किस चीज का पाचन होगा, वो ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले खाना कहां आता है? मुंह में आता है। सबसे पहले अपन बात किसी करें? प्रोटीन की आगे बात करेंगे, पहले कार्बोहाइड्रेट को पचा रहे हैं अपन। तो कार्बोहाइड्रेट कहां है? मुंह में अभी। तो मुंह में कोई साधन है क्या भाई इसको पचाने के लिए? बिल्कुल है। क्या है? सलाइवरी अमाइलेज होता है। मुंह के अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज। पीएच कितनी होती है इसकी? 6.8 पीएच पे काम करता है ये दिमाग में बैठा लेना। सलाइवरी अमाइलेज कितनी पीएच पे काम करता है? 6.8 पीएच पे काम करता है, ठीक है भैया, 6.8 पे काम करता है। अब ये कैसे पचाता है उसकी बात कर लेते हैं। स्टार्च जो है ना वो आपका कैसा है? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? पॉलीमर टाइप का है ना। तो ये जो स्टार्च है इसको ये सलाइवरी अमाइलेज जो है वो तोड़ देता है। किस में तोड़ेगा? मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो ये स्टार्च को एकदम से छोटे टुकड़ों में तो नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है, लेकिन ये पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ देगा, ठीक है। अपन को तो एकदम छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, तभी तो खाना पचेगा, क्योंकि एकदम से छोटे छोटे टुकड़े करके उनको किस में भेजना है? रक्त में भेजना है, अवशोषण करवाना है ना, ठीक है। तो बड़े जो अणु है उनका अवशोषण नहीं हो सकता, छोटे अणुओं में तोड़ना है। तो छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो मुंह के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कितनी पीएच पर? 6.8 पीएच पे काम करता है, ठीक है। और वो क्या करता है? पॉलीसेकेराइड को, जो स्टार्च है उसको किसमें तोड़ देगा? माल्टोज में तोड़ देगा। स्टार्च क्या होती है? पॉलीसेकेराइड होती है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक बात है। चलो अब एक चीज और दिमाग में बैठा लेना, क्या पूरा का पूरा जो आपने खाया, जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाया, उसको पूरे को मुंह के अंदर ही वो टूट जाएगा क्या? डाइसेकेराइड के अंदर? भाई आपने पॉलीसेकेराइड खाया, ठीक है, तो क्या वो पॉलीसेकेराइड पूरा का पूरा क्या डाइसेकेराइड में टूट जाएगा मुंह के अंदर ही? नहीं जी। कितना टूटेगा? सिर्फ 30% जो स्टार्च है उसका डाइजेशन होता है आपकी सलाइवरी अमाइलेज द्वारा। जो सलाइवरी अमाइलेज पहले तो कहां होता है? आपके मुंह के अंदर होता है। और मुंह के अंदर जो है स्टार्च जो है वो किसमें टूटता है? माल्टोज के अंदर टूटता है। माल्टोज क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है। और कितने परसेंट? 30% का ही, 30% ही अभी टूटा है। 30% स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, मतलब कितना बच गया? 70% अभी और बाकी है। आपने कुछ भी खाया, चावल खाया, रोटी खाया, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो है, स्टार्च तो है, ठीक है। आपने जब खाया तो मुंह के अंदर उसका कितना डाइजेशन हो गया? 30% जो स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका माल्टोज के अंदर, जो कि डाइसेकेराइड है। बाकी 70% अभी बाकी है, ठीक है। अब इनको अपन ये कहां जाएंगे? अब मुंह का काम हो गया, अब कहां जाएंगे? ये आमाशय में जाएंगे। ये खाना कहां जाएगा? मुंह के अंदर इतना काम हो गया भाई, 30% का काम हो गया, 70% अभी उसी फॉर्म में है, उसी रूप में है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। 70% तो अभी स्टार्च के रूप में ही है और 30% किसमें कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब वो कहां जाएगा? आमाशय में जाएगा। आमाशय में इसके लिए कोई साधन है क्या? कोई साधन नहीं है भाई, कोई साधन
नहीं है। तो सीक्वेंस में आपको मैंने बता रखा है चीज का ना। आमाशय के बाद में कहा जाएगा वो द्विडेनम। द्विडेनम किसका पार्ट होता है भाई? छोटी आंत का, जिसको ग्रहणी बोलते हैं हिंदी में। ड्यूडेनम को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रहणी। छोटी आंत का ये पार्ट है, पहला जो पार्ट है। देखो छोटी आंत में ड्यूडेनम है, जिजेनम है, इलियम है, ठीक है। तो ड्यूडेनम में कौन खुलता है? पेंक्रियास खुलता है। कौन खुलता है? पेंक्रियास। ये सारी चीजें बता चुका हूं। अग्नाशय जो है वो कहां खुलता है? ड्यूडेनम में तो खुलता है, ठीक है। तो पेंक्रियास क्या निकालता है? पेंक्रियाटिक जूस निकालता है, बिल्कुल निकालता है, ठीक है। अब पेंक्रियास के पास में कोई साधन है क्या? किसको पचाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, क्योंकि अपन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तभी तो उसको पाचन बोलते हैं ना। हाँ, तो इसकी पीएच कितनी होती है? 7.8। मुंह वाले की 6.8 थी, सलाइवरी अमाइलेज की, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? पेंक्रियाटिक अमाइलेज। किसके अंदर होता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज? पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है? पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। और पेंक्रियाटिक अमाइलेज की पीएच कितनी पीएच पे काम करता है? 7.8 पीएच पे ये काम करता है, ठीक है। ये स्टार्च को तोड़ेगा किसमें? माल्टोज में तोड़ेगा। वही ये स्टार्च क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, और आपका माल्टोज क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है। मतलब पॉलीसेकेराइड एक बड़ी यूनिट है, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अपने किसमें कन्वर्ट कर दिया? माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। माल्टोज क्या डाइसेकेराइड है। एक तो पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारे उसमें सेकेराइड है, और डाइसेकेराइड मतलब उसमें एक छोटी यूनिट है। अब डाइसेकेराइड को भी अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे? मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करेंगे। और मोनोसेकेराइड क्या है? सबसे कम, सबसे छोटी यूनिट है। जो मोनोसेकेराइड है उसको अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? रक्त में भेज सकते हैं। तो 30% जो आपकी स्टार्च था वो तो क्या है? माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था। कहां पे? मुंह में हो गया था ना 30%। तो अब 70% बचा था, वो 70% कहां हो जाएगा? यहां हो जाएगा। कहां? पेंक्रियाज से, ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। तो ये स्टार्च जो 70% बच गया था वो पेंक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से पीएच कितनी? 7.8 में है, ठीक है। और माल्टोज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अपन ने क्या कर लिया? अपन ने जितना भी स्टार्च खाया था ना, उस पूरे 100% स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया? अपन ने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। माल्टोज में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है ना भाई? आपने रोटी खाई, चावल खाई, दूध पिया, जो भी किया, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, बिल्कुल था। स्टार्च की मात्रा थी। स्टार्च को अपन को तोड़ना है, ठीक है। पाचन का मतलब यही होता है कि बड़े जो अणु हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ना है। सबसे छोटी जो इकाई है उसमें तोड़ना है, ठीक है। स्टार्च जो है वो क्या? पॉलीसेकेराइड है। अपन ने उसको कन्वर्ट किया। मुंह के अंदर कोई साधन है क्या? बिल्कुल साधन होता है। क्या साधन होता है? सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो किस पर काम करता है? आपके स्टार्च पे काम करेगा, और उसको तोड़ देगा किसमें? माल्टोज में तोड़ देगा। माल्टोज क्या होती है? डाइसेकेराइड होती है। कितनी पीएच पे काम करता है सलाइवरी अमाइलेज? 6.8 पे काम करता है। फिर खाना कहां जाएगा? मुंह से खाना कहां जाएगा? ये सिर्फ 30% पे काम करेगा। 30% स्टार्च को तोड़ेगा ना, 70% अभी भी अपने नॉर्मल रूप में है। फिर वो कहां जाएगा? आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर इसके लिए कोई साधन नहीं होता भाई, ठीक है। फिर ये जो चीज वो कहां जाएगी? आपकी आंत में जाएगी, छोटी आंत में। छोटी आंत के पहले भाग का नाम क्या है? ड्यूडेनम, ग्रहणी बोलते हैं। वहां पर कौन ओपन होता है? कौन खुलता है? वहां पर पेंक्रियाज खुलता है। और पेंक्रियाज के अंदर से क्या निकलता है? पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। पेंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। और पेंक्रियाटिक अमाइलेज कितनी पीएच पे काम करता है? 7.8 पीएच पे काम करता है, ठीक है। अब 7.8 पीएच पे पेंक्रियाटिक अमाइलेज काम करता है। 30% स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो गया था। कहां पर? मुंह में। कितना बच गया था? 70% बच गया था। 70% जो है वो स्टार्च अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? माल्टोज डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी मदद से? पेंक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से, जिसकी पीएच 7.8 है। मतलब सीधी सी बात है, अपन ने 100%, 30% मुंह में, 70% कहां? ड्यूडेनम, ग्रहणी के अंदर पेंक्रियाटिक अमाइलेज की मदद से अपन ने 70 और 30 कितने हो गए? 100% स्टार्च को अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब अपने पास में क्या है? स्टार्च को अपन ने सक्सेसफुली माल्टोज डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर लिया। अब अपन को करना क्या है? इस माल्टोज को और छोटी यूनिट में तोड़ना है, और छोटी इकाई में तोड़ना है, ताकि इसको अपन रक्त में आसानी से अवशोषित करवा लें। अब जो है ड्यूडेनम के बाद में खाना कहां जाएगा? छोटी आंत में आगे बढ़ेगा, ठीक है। छोटी आंत में आगे बढ़ेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वहां पर क्या होता है? सक्कस एंटेरिकस होता है। अब ये सक्कस एंटेरिकस क्या है भाई? इंटेस्टाइनल जूस होता है, बता चुका हूं आपको, है ना। जो आपकी ग्रंथियां बताई थी उसमें मैं आपको बता चुका हूं ये चीज, है ना। सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइन में निकलता है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। इसकी पीएच कितनी? 7.8 पीएच है, ठीक बात है। अब यहां क्या होगा वो देखो भाई। माल्टोज अपन ने बनाया था, स्टार्च को तोड़ के अपन ने क्या बनाया था? माल्टोज बनाया था ना। और बनाया था या नहीं बनाया था भाई? 30% का अपन ने मुंह में कर लिया, 70% का अपन ने कहां कर लिया? ड्यूडेनम में कर लिया। अब माल्टोज था अपने पास में। अब माल्टोज को तोड़ेंगे अपन। माल्टोज को तोड़ेंगे किसमें? ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ेंगे।
माल्टोज जो है अपने पास में, जब माल्टेज एंजाइम आकर इस पर एक्ट करता है ना, सक्कस एंटेरिकस में क्या होता है, माल्टेज एंजाइम होता है एक, ठीक है। माल्टोज अपने पास में था, उसको और छोटे भागों में तोड़ना है, तभी तो वो अपने ब्लड में जा पाएगा भाई, है ना। माल्टोज तो और भी, मतलब स्टार्च तो सबसे बड़ा होता है, माल्टोज उससे थोड़ा छोटा होता है, और इसको भी और छोटे टुकड़ों में अपन को तोड़ना है। तो माल्टोज पर एक एंजाइम आता है, कौन सा एंजाइम, माल्टेज एंजाइम इस पर एक्ट करेगा, और एक माल्टोज किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और ये क्या होती है, मोनोसेक्राइड होती है। ग्लूकोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड। कहां स्टार्च पॉलीसेक्राइड था, पॉलीसेक्राइड को अपन ने डाइसेक्राइड में तोड़ा, और फिर अपन ने मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज में बदल लिया। ग्लूकोज को अपन आसानी से क्या करा सकते हैं, अवशोषित करवा सकते हैं रक्त के अंदर, ठीक है। ये तो बात हो गई माल्टोज की, ठीक है। लेकिन अगर आप दूध वगैरह पी रहे हो तो दूध में एक दूध के अंदर भी एक शुगर होती है जिसका नाम क्या है, लैक्टोज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। अगर लैक्टोज है तो लैक्टोज के लिए भी एक एंजाइम होता है, क्या नाम है उसका, लैक्टेज एंजाइम होता है। लैक्टोज के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए क्या होता है, लैक्टेज एंजाइम होता है, जो कि लैक्टोज को किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा। ये अपने दिमाग में बैठा लेना, यहां कंफ्यूजन होती है। माल्टोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज जो क्या है, मिल्क शुगर है, वो किसमें टूटता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो ये क्या है, मोनोसेक्राइड है ये भी। इनको भी आसानी से अपन क्या करा सकते हैं, अवशोषित करवा सकते हैं। उसके बाद में एक और शुगर होती है जिसको बोलते हैं सुक्रोज। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। अब ये सुक्रोज अगर है तो इसको कैसे तोड़ेंगे, सुक्रोज को तोड़ने के लिए भी एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सुक्रेज, ठीक है। सुक्रोज का एक और नाम है इन्वर्ट शुगर भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। और इसको सुक्रेज का दूसरा नाम क्या है, इन्वर्टेज। सुक्रोज का दूसरा नाम क्या है, इन्वर्ट शुगर भी इसको कहते हैं, और सुक्रेज एंजाइम को इन्वर्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। सुक्रोज को किसमें तोड़ेगा, सुक्रेज एंजाइम किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा। तो ये आपको इसकी मोनोमर यूनिट जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वापस एक बार मैं रिपीट करूंगा। माल्टोज जो है अपने पास में आया, डाइसेक्राइड होता है माल्टोज। इसको अपन को तोड़ना, मोनोसेक्राइड में बदलना है, क्योंकि अपन को पाचन कराना, रक्त में भेजना है खाने को ना। तो माल्टोज को तोड़ने के लिए अपन को एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, माल्टेज, जो अपन को कहां से मिलेगा, सक्कस एंटेरिकस के अंदर होता है। सक्कस एंटेरिकस क्या है, इंटेस्टाइन का जूस है, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन में निकलता है। माल्टोज को ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टेज, माल्टेज जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। फिर बात करें लैक्टोज की, भैया लैक्टोज अगर हुआ तो क्या करेंगे, लैक्टोज के लिए भी एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जो लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। उसके अलावा आपके पास सुक्रोज अगर हो तो सुक्रोज के लिए भी एक सुक्रेज एंजाइम होता है, जिसको तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये आपकी इनकी मोनोमर यूनिट आपको याद रख लेनी है। अब मैं एक बार वापस पूरा रिपीट करूंगा। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट खाया तो मुंह के अंदर खाओगे सबसे पहले। मुंह के अंदर पाचन के लिए कोई साधन है क्या, बिल्कुल भैया साधन होता है। क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जिसकी पीएच 6.8 होती है, 6.8 होती है। मतलब 6.8 पीएच पे वो काम करता है। सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, 30% आपका जो स्टार्च है उसको तोड़ देगा, किसमें, माल्टोज में, डाइसेक्राइड में तोड़ देता है। उसके बाद में खाना कहां जाएगा, आपके अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर कोई साधन नहीं होता इसके लिए। उसके बाद में खाना कहां जाएगा, अमाशय के बाद में जाएगा वो ड्यूडेनम के अंदर, छोटी आंत का जो पार्ट है। ड्यूडेनम में क्या होता है, पेंक्रियाटिक जो आपका पेंक्रियाज जो है वो ओपन होता है, और पेंक्रियाज से क्या निकलता है, पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है पेंक्रियाटिक अमाइलेज। पेंक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो क्या करेगा, 30% का तो पाचन, 30% तो वो तो टूट गया, 30% स्टार्च तो टूट गया, 70% बच गया। 70% स्टार्च को किसमें तोड़ेगा, माल्टोज के अंदर, डाइसेक्राइड के अंदर तोड़ेगा। कौन, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि 7.8 पीएच पे काम करता है। फिर खाना कहां जाएगा, आपकी छोटी आंत के अंदर और जाएगा, आगे जाएगा तो वहां पर क्या है, सकस एंटेरिकस नाम का इंटेस्टिनल जूस होता है, जो क्या करेगा, अब इन डाइसेक्राइड यूनिट को मोनोसेक्राइड यूनिट के अंदर तोड़ेगा। क्या है, माल्टोज अगर है आपके पास में तो माल्टेज एंजाइम नाम का एक एंजाइम होता है, वो क्या इसमें तोड़ेगा, माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। उसके बाद में लैक्टोज अगर है तो उसको लैक्टेज एंजाइम होता है, जो किसको तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा। और उसके बाद में सुक्रोज नाम का एक एंजाइम होता है, जो आपको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा, सुक्रोज को। सुक्रेज एंजाइम का एक एंजाइम होता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ये आपका पाचन हो गया। किसका पाचन हो गया, कार्बोहाइड्रेट तो पच गया भाई, ठीक बात है। आपके खाने में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, उसको तो अपने पचा दिया। आगे चलेंगे, बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन खाने में है, उसको कैसे पचता है।
प्रोटीन कैसे पचता है खाने में? तो प्रोटीन का सीधी सी बात है, प्रोटीन क्या है? एक बड़ी यूनिट है और प्रोटीन को अपन को क्या करना है? पचाने के लिए छोटी छोटी यूनिट में तोड़ना है, सीधी सी बात है। प्रोटीन की छोटी यूनिट क्या होती है? अमाइनो एसिड होती है। यहां मैं लिख भी देता हूं, यहां लिख देता हूं भाई, प्रोटीन को हमें तोड़ना है, किस में तोड़ना है? अमाइनो एसिड में तोड़ना है, अमाइनो एसिड में तोड़ना है। ठीक बात है, अमाइनो एसिड में तोड़ देंगे तो अमाइनो एसिड को आसानी से जो है रक्त में अवशोषित किया जा सकता है। ठीक बात है, तो ध्यान से देखो भाई, खाना खाया आपने, कहां से खाओगे? मुंह से खाओगे, ठीक है। तो मुंह के अंदर प्रोटीन को तोड़ने के लिए कोई साधन है क्या? पचाने के लिए कोई साधन है क्या? भाई कोई साधन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए साधन तो था मुंह के अंदर, सलाइवरी एमाइलेज, लेकिन प्रोटीन के लिए कोई साधन नहीं है। तो प्रोटीन तो के लिए मुंह के अंदर तो कोई साधन नहीं है, माउथ के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर खाना कहां जाएगा? स्टमक के अंदर, आमाशय में जाएगा। खाना कहां जाएगा? आमाशय में, आमाशय में, ठीक है। आमाशय के अंदर पीएच कितनी? 1.8 होती है। क्यों होती है? HCl होता है जी आमाशय के अंदर, इस वजह से पीएच एसिडिक होती है। और मैंने आपको जब ग्रंथियां बताई थी तो मैंने आपको 2 एंजाइम्स के बारे में बात करी थी। एक कौन सा एंजाइम? पेप्सिनोजन, और एक बताया था मैंने आपको प्रोरेनिन। मैंने आपको यह भी बताया था कि पेप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है, निष्क्रिय है। इसको HCl क्या कर देता है? सक्रिय कर देता है, पेप्सिन में बदल देता है। और प्रोरेनिन ये भी क्या है? निष्क्रिय एंजाइम होता है, इसको भी क्या है? HCl जो है वो रेनिन में बदल देता है। ये जो क्या है? सक्रिय एंजाइम है। बता चुका हूं ये सारी चीजें। और मैंने आपको ये भी बताया कि रेनिन जो है वो सिर्फ बच्चों के अंदर होता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर ये होता है दूध को पचाने के लिए। दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है केजिन प्रोटीन, उसको पचाने के लिए ये रेनिन जो है वो काम में आता है, ठीक है। थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। ये बच्चों के अंदर ही होता है सिर्फ, है ना, स्पेशल केस है। केजिन प्रोटीन है क्या है? मिल्क की प्रोटीन होती है, दूध के अंदर होती है ये प्रोटीन। बच्चे ने दूध पिया, ठीक है, तो केजिन पेट में गई, आमाशय में गई, वहां पर क्या था? रेनिन था। क्या था? रेनिन। रेनिन ने इस पे काम किया केजिन पे, और किस में बदल दिया? पेराकेसिन में बदल दिया, ठीक है। पेराकेसिन में बदलने के बाद में Ca+2 भाई साहब आए और किस में बदल दिया? कैल्शियम पेराकेसिनेट बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम पेराकेसिनेट। और कैल्शियम पेराकेसिनेट क्या होता है? आपका दही जैसा होता है। क्या होता है? दही जैसा। तो आपने देखा भी होगा जब भी बच्चा जो है दूध पीने के बाद में वो अक्सर उल्टी कर देता है, तो वो क्या होता है? दही जैसा निकलता है। पिया था उसने दूध था, लेकिन निकलता क्या है? दही जैसा निकलता है। वो किस वजह से? ये क्या हो गई? कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई, मतलब दूध का क्या बन गया? दही बन गया। जैसे ही ये कैल्शियम पेराकेसिनेट बन जाता है, उसके बाद में क्या होता है? आपका पेप्सिन आता है, और वो पेप्सिन क्या करता है? इसको खाने को, इस प्रोटीन को क्या पचाता है। शुरुआत में रेनिन काम आता है, बाद में ये पेप्सिन आ जाता है। अपने अंदर रेनिन होता है क्या? नहीं होता जी, अपने अंदर रेनिन नहीं होता, अपने अंदर सिर्फ पेप्सिन होता है। समझ में आ गई बात? एंजाइम समझ में आ गए, ठीक है। रेनिन अपने अंदर नहीं होता, बच्चों के अंदर होगा, जो नवजात शिशु हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पाचन की, है ना। ये तो एंजाइम की बात हो गई। प्रोटीन अपन ने खाया, मुंह के अंदर खाया, कोई साधन था प्रोटीन को पचाने के लिए? मुंह के अंदर कोई नहीं था। आमाशय में गया, फिर खाना। आमाशय में कोई साधन है क्या प्रोटीन को पचाने के लिए? बिल्कुल साधन है। क्या साधन है भैया? पेप्सिन भी है और रेनिन भी है। रेनिन तो अपने अंदर होता नहीं, तो पेप्सिन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन आपने खाया, खाने में कार्बोहाइड्रेट तो अपन पचा चुके भाई। अब प्रोटीन को बचाना अपन को ना, तो प्रोटीन के लिए क्या है? पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम आया और उसने कहा कि मैं प्रोटीन को तोड़ दूंगा। तो मैं कहा कि भाई प्रोटीन को तोड़ना ही तो है, इसको अमाइनो एसिड में तोड़ दो। तो पेप्सिन ने कहा कि नहीं जी नहीं, हम प्रोटीन को तोड़ देंगे लेकिन अमाइनो एसिड में नहीं तोड़ सकते। तो मैंने कहा कि फिर किस में तोड़ोगे भाई? तो प्रोटीन, पेप्सिन ने समझाया हमको कि भाई प्रोटीन जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसको आप सीधे से आप इसको अमाइनो एसिड में नहीं तोड़ सकते। इसको आप पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लो इसके, ठीक है। डायरेक्ट अमाइनो एसिड में तोड़ना संभव नहीं है प्रोटीन को। आप क्या काम करो, प्रोटीन एक बड़े टुकड़े हैं, इसके पहले छोटे छोटे टुकड़े बना लो। छोटे टुकड़े बना लोगे, उसके बाद में आप थोड़े आगे जाओगे, आगे वाली दुकानों पे जाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसको अमाइनो एसिड में तोड़ने का साधन मिल जाएगा। डायरेक्ट नहीं टूट सकता ये, ठीक है। तो क्या किया हमने? कहा ठीक है भाई, पेप्सिन, प्रोटीन को इसने तोड़ दिया, किसमें? पेप्टोन्स और प्रोटेजेज में तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया? पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में तोड़ दिया। अब पेप्टोन्स और प्रोटेजेज क्या है भाई? जो आपका ये प्रोटीन है, ऐसे ये बड़ी सी चेन है, ठीक है, बड़ी सी चेन है। इसको अपन ने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया। तो ये क्या है? छोटे प्रोटीन के छोटे छोटे भागों में तोड़ने को ही क्या बोलते हैं? प्रोटीन और पेप्टोन्स।
जो आपके प्रोटीन एक लंबी सी चेन थी, इसको अपन ने छोटी छोटी श्रृंखला जो है उस वो बना ली। वो जो छोटी श्रृंखला है उन्हीं को क्या बोल दिया अपन ने, पेप्टोन्स और प्रोटीजेस बोल दिया। अब क्या सारी प्रोटीन को टूट जाएगी क्या पेप्सिन से? भाई ये पेप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को, लेकिन जितनी मैंने खाई होगी पूरी तो नहीं टूट पाएगी, है ना। तो कुछ जो है वो रह जाती है प्रोटीन के रूप में ही, और कुछ को तोड़ देता है, ठीक है। तो ये मेरे पास में ये माल मसाला आया, आमाशय में इतना काम हो गया। फिर खाना कहां जाएगा? आपके ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम में कौन खुलता है? पेंक्रियाज खुलता है, ठीक है। तो पेंक्रियाज पे आ जाओ भाई, पेंक्रियाज आ गया। अब पेंक्रियाज में क्या होता है, पहले एंजाइम की बात कर लेते हैं। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम है? पेंक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम था ट्रिप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम है? ट्रिप्सिनोजन। और मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी प्रो और जन आ जाए किसी भी एंजाइम में, मतलब वो कैसा है? इनएक्टिव एंजाइम है। तो मतलब बात सीधी सी है, ट्रिप्सिनोजन क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। तो ट्रिप्सिनोजन क्या हो गया? आपका इनएक्टिव एंजाइम है। तो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कौन करेगा? एक्टिवेट करने के लिए इसको चाहिए किसका सहारा? एंटेरोकाइनेज का सहारा इसको चाहिए। एंटेरोकाइनेज कहां से आएगा? मैंने आपको बताया सक्कस एंटेरिकस जो है ना, सक्कस एंटेरिकस जो इंटेस्टाइन का जूस है, उस इंटेस्टाइन के जूस के अंदर क्या होता है? आपका एंटेरोकाइनेज होता है। तो ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज से कहता है कि भैया प्लीज तू मुझे एक्टिवेट कर दे, बस एक बार तू मुझे एक्टिवेट कर दे, उसके बाद में मैं खुद को भी एक्टिवेट कर लूंगा आगे के लिए, और अपने भाइयों को भी एक्टिवेट करवा दूंगा। इसके और भी भाई है ट्रिप्सिनोजन के, उनको भी मैं एक्टिवेट कर दूंगा। बस ऐसा नहीं होता कि अपने एग्जाम में बैठते हैं कि भाई बस स्टार्टिंग की लाइन बता दे क्वेश्चन के अंदर, बाकी आगे मैं लिख लूंगा। इस एक नाम बता दे, फिर आगे मैं लिख लूंगा। बस वही वाला ट्रिप्सिनोजन है। ट्रिप्सिनोजन क्या करता है? एंटेरोकाइनेज से कहता है भाई एक बार तुम इस मेरे को एक्टिवेट करा दे। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन कराता है? एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज कहां से आया? इंटेस्टाइनल जूस से आया। और एंटेरोकाइनेज की मदद से ट्रिप्सिनोजन किसमें एक्टिवेट हो गया? ट्रिप्सिन में बदल गया। किसमें बदल गया? ट्रिप्सिन में। और ट्रिप्सिन क्या होता है? एक्टिवेटेड एंजाइम है। अब ट्रिप्सिन जो है ना वो दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। प्रो वर्ड आ गया मतलब क्या है? ये इनएक्टिव है। ट्रिप्सिन आएगा, बोला ले भाई तेरे को मैं एक्टिवेट करता हूं, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल दिया। फिर एक और एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन, जन आ रहा है मतलब क्या? इनएक्टिव है। तो इनएक्टिव है तो ट्रिप्सिन आया, बोला ले भाई मैं तेरे को एक्टिवेट करता हूं, ये काइमोट्रिप्सिन में बदल दिया। तो अपने पास में तीन एंजाइम, अब ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिन, तीन एंजाइम है। कहां पे है ये? ड्यूडेनम के अंदर। कहां से आए? पेंक्रियाज से, ठीक है। तो तीन एंजाइम है। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं प्रोटीन पे? क्योंकि प्रोटीन को पचाना अपन को, तो ठीक है। आमाशय के अंदर क्या हुआ था? प्रोटीन को पेप्सिन की मदद से अपने तोड़ दिया था, पेप्टोन्स प्रोटीजेस के अंदर, और कुछ मात्रा में प्रोटीन जो है वो रह गया था, ठीक है। अब देखो जो कुछ मात्रा में प्रोटीन रह गया था ना वो कहां पहुंचेगा? ड्यूडेनम में पहुंचेगा, क्योंकि खाना तो आगे बढ़ेगा भाई, खाना आगे बढ़ेगा, ठीक है। प्रोटीन आया तो यहां पर कौन से एंजाइम? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इन दोनों की मदद से अपन क्या किया? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की मदद से प्रोटीन को मैंने तोड़ दिया, किसमें? पेप्टोन्स और प्रोटीजेस में तोड़ दिया, ठीक है। प्रोटीन का कुछ मात्रा में प्रोटीन कहां टूट गई? आमाशय के अंदर, पेप्सिन की मदद से, किसमें? पेप्टोन्स और प्रोटीजेस के अंदर टूट गई, ठीक है। कुछ प्रोटीन बच गई थी, वो कहां टूट गई? अब ड्यूडेनम के अंदर, किसकी मदद से? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की मदद से पेप्टोन्स और प्रोटीजेस में टूट गई। मतलब पूरी की पूरी प्रोटीन जो है ना उसको अपन ने किसमें बदल लिया है? पेप्टोन्स और प्रोटीजेस में बदल लिया। इतना काम तो अपना हो गया भाई। मतलब प्रोटीन को अपन ने किसमें तोड़ लिया? 100% प्रोटीन को किसमें तोड़ लिया अपन ने? प्रोटीजेस और पेप्टोन में तोड़ लिया है, ठीक है। अब क्या करना अपन को तो अमाइनो एसिड में बदलना है ना भाई। अब प्रोटीन एक बड़ी चेन थी ना, अपन को इसने छोटे छोटे टुकड़े में अपन ने तोड़ तो लिया अपन ने, लेकिन इतने बड़े टुकड़े जो हैं पेप्टोन्स और प्रोटीजेस भी जो है वो बड़े टुकड़े होते हैं, इनको भी अपन अवशोषित नहीं करवा सकते रक्त के अंदर। तो पेप्टोन्स और प्रोटीजेस जो है इनको भी तोड़ना पड़ेगा अपन को, किसमें? अमाइनो एसिड में तोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो भाई, पेप्टोन्स और प्रोटीजेस जो है ना आपके, ये जो आपके बन गए, ये यहां पर बने, कुछ आमाशय के अंदर बन गए थे ना, ये यहां बने। अब ये एक एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज कोई अलग चीज नहीं बता रहा, वही देखो ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन काम आ गए यहां पर। ये जो प्रोटीन बच गई थी उसको तोड़ दिया इसने पेप्टोन्स और प्रोटीजेस में, बच गया कौन सा? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। अभी क्या करेगा? जो पेप्टोन्स और प्रोटीजेस जो बन गए थे कुछ आमाशय में और कुछ आपके ड्यूडेनम के अंदर, ये जो पूरे बन गए ना, इसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो किसमें तोड़ देगा? डाइपेप्टाइड में तोड़ देगा और अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। किसमें? डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड। आप कहोगे भैया अमाइनो एसिड में तोड़ रहा है डाइपेप्टाइड,
डाइपेप्टाइड क्या है? मैंने कहा ये डाइपेप्टाइड जो है ना वो क्या है आपकी प्रोटेजेस जो और पेप्टोन्स जो है उनसे थोड़ी छोटी यूनिट है लेकिन अमाइनो एसिड से बड़ी है। ठीक है, अमाइनो एसिड से बड़ी है और प्रोटेजेज और पेप्टोन्स जो है उनसे थोड़ी छोटी है। ठीक है, तो ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये 100% इनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो कुछ मात्रा में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा और कुछ डाइपेप्टाइड में तोड़ देगा, लेकिन अपन को तो 100% अमाइनो एसिड चाहिए। ठीक बात है, तो अपने को क्या मिल गया? यहां से डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड मिल गया। अभी जो डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड कहां जाएंगे? आगे छोटी आंत में जाएंगे। छोटी आंत में क्या है आपका? सकस एंटेरिकस बैठा है, इंटेस्टाइनल जूस है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या आ जाएगा? ये पेप्टोन्स और प्रोटेजेस आएंगे। ठीक है, जो कुछ मात्रा में तो यहां पर डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो गए और कुछ बच जाएंगे प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटेजेस। वो क्या होगा यहां पर देखो जो कुछ बच जाएंगे पेप्टोन्स और प्रोटेजेस उनके लिए एक एंजाइम होता है सकस एंटेरिकस के अंदर। कौन सा? अमाइनो पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम होता है? अमाइनो पेप्टाइडेज। वो किसमें बदल देगा इसको? डाइपेप्टाइड और अमाइनो एसिड के अंदर बदल देगा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल बता देता हूं। इसको जैसा या आपकी प्रोटीन की संरचना कुछ इस प्रकार की आपकी प्रोटीन की संरचना होती है। ठीक है, जिसमें आपको क्या है? एक साइड में आपको अमाइनो ग्रुप मिलता है, दूसरे की साइड में आपको कार्बोक्सिलिक जो एसिड ग्रुप है वो मिलता है। भैया आपको आईपीएस से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो यहाँ स्टार्ट कर दी। ये बीच में क्या है? अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो आपका जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ना, ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, नाम में क्या रहा? कार्बोक्सी आ रहा वर्ड है ना, और कार्बोक्सी वर्ड अपन को पता है, अपन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक के अंदर कि क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी कार्बोक्सी वर्ड यूज होता है। तो जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये इस प्रोटीन के जो टुकड़ा है इसको तोड़ता है। किस साइड से? इस साइड से तोड़ेगा। कौन से साइड से? कार्बोक्सी, जो जिस साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है उस साइड से ये तोड़ता है, इसको ऐसे तोड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? डाइपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। वही मैं बात करूं अमाइनो पेप्टाइडेज की। ठीक है, ये अमाइनो पेप्टाइडेज क्या करता है? ये अमाइनो एसिड, ये अमाइनो ग्रुप वाली साइड से तोड़ेगा, इस साइड से तोड़ेगा। समझ में आई बात? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड से तोड़ेगा। ठीक है, ऐसे। और अमाइनो पेप्टाइडेज जो है वो अमाइनो एसिड वाली ग्रुप से ऐसे तोड़ेगा, साइड से तोड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद पेप्टोन्स और प्रोटीन जो है अमाइनो पेप्टाइडेज जो है वो उसको डाइपेप्टाइड में बदल देगा। अब अपने पास में मोटा मोटी क्या बचा है? डाइपेप्टाइड बचा है, और डाइपेप्टाइड को अपन को किसमें तोड़ना है? अमाइनो एसिड के अंदर तोड़ना है। तो डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए सकस एंटेरिकस के अंदर एक एंजाइम होता है, डाइपेप्टाइडेज होता है, और ये डाइपेप्टाइडेज क्या कर देगा? डाइपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में तोड़ देगा, और अमाइनो एसिड में ही तो अपन को तोड़ना था प्रोटीन को। अमाइनो एसिड का अब आसानी से जो है वो पचाया जा सकता है। ठीक है, पचा मतलब पच गया, अब उसको क्या कर सकता है? रक्त में अवशोषित किया जा सकता है। एक बार पानी पी लो, खांसी होता है भाई। आसानी से इसको क्या है? पचाया जा सकता है। ठीक ही बात है, प्रोटीन पच गई, कार्बोहाइड्रेट पच गया, आगे चलते हैं फिर। अब बात करेंगे डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेंगे। भैया न्यूक्लिक एसिड क्या होती है? भाई डीएनए आरएनए। तो डीएनए आरएनए हम कब खाते हैं? हम कब डीएनए आरएनए खाने लग गए? हम तो कुछ मीट भी नहीं खाते। नहीं तो अगर आप मीट खाते हो तो भी आप डीएनए आरएनए खाते हो, और आप अगर वेजिटेरियन जो भी खाते हो ना, कुछ भी खाते हो तो डीएनए आरएनए खाते हो। कैसे भैया? अरे यार हर चीज में कोशिका तो है भाई। ठीक है, तो चाहे आप सब्जी खा रहे हो, चाहे रोटी खा रहे हो, मीट खा रहे हो, सब में सेल तो है, कोशिका तो है, और कोशिका के अंदर ही डीएनए आरएनए होते हैं। तो डीएनए आरएनए खा रहे हो, अब इनको पचाते कैसे उसके बारे में बात कर लेते हैं। खाना खाया, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, पचा लिया अपन ने, प्रोटीन था, पचा लिया, न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं। अगर आपने न्यूक्लिक एसिड खाई है खाने में, जो कि खाते ही हो, मुंह के अंदर खाया, मुंह के अंदर कोई साधन होता है क्या? नहीं, कोई साधन नहीं होता भाई। तो मुंह के अंदर कोई पाचन नहीं होगा न्यूक्लिक एसिड का। फिर कहां गया? आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर कोई साधन है क्या? कोई साधन नहीं है भाई। फिर खाना कहां गया? पेंक्रियास के अंदर जाता है। खाना कहां जाता है? पेंक्रियास के अंदर। पेंक्रियास में नहीं जाता, ड्यूडेनम में जाएगा, और ड्यूडेनम में कौन खुलता है? पेंक्रियास खुलता है ना। तो पेंक्रियास के अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है, न्यूक्लियेज एंजाइम होता है। पेंक्रियास से क्या निकलता है? पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, और पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस नाम का एक एंजाइम होता है। अगर आपने न्यूक्लिक एसिड डीएनए खाई होगी तो एक एंजाइम होता है न्यूक्लियस का, डीएनएज, और अगर आपने आरएनए खाया होगा तो आरएनएज एंजाइम आएगा।
और ये न्यूक्लियस एंजाइम है वो ये न्यूक्लिक एसिड को किसमें तोड़ देगा? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लिक एसिड को अपन को एकदम से छोटे पार्ट में तोड़ना है, और न्यूक्लिक एसिड का छोटा पार्ट क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और आपका फॉस्फेट। ये तीन चीजों से, इन तीन चीजों में अपन को तोड़ना है इस न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस एंजाइम आएगा और वो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देगा किसमें? न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देगा। फिर खाना कहां जाएगा? फिर जाएगा आगे छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या है? सकस एंटेरिकस बैठा है। कौन बैठा है? सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस। तो ये न्यूक्लियोटाइड आ गया यहाँ पे। न्यूक्लियोटाइड के लिए यहाँ पर सकस एंटेरिकस में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइडेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देगा किसमें? फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देगा। ठीक है, अब फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड में तोड़ दिया। यहां पर क्या है? न्यूक्लियोसाइडेज नाम का एक और एंजाइम होता है सकस एंटेरिकस के अंदर, वो इस न्यूक्लियोसाइड को तोड़ देगा शुगर और नाइट्रोजन बेस के अंदर। ये इसको अपन आसानी से ये रक्त में क्या हो सकता है? अवशोषित हो सकता है। ठीक है, बच गया, न्यूक्लिक एसिड भी बच गई। आगे चलो भाई, अब बात करेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड या फिर फैट की बात कर लेंगे। क्योंकि खाने में फैट भी है भाई, वसा भी तो है ना। इसको बताने से पहले, वसा को बताने से पहले मैं कहां जाऊंगा? थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और बाइल में चलते हैं। बाइल के बारे में एक बात बताना रह गई थी। क्या बताना रह गई थी? कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये अपने दिमाग में बैठा लेना। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी मार देता हूं ताकि आपको नोट्स मिले, तब इसमें आपको याद रहे। बाइल के अंदर कोई भी आपका एंजाइम जो है वो नहीं होता है। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं अपने डाइजेशन ऑफ फैट पे कि जो आपकी वसा है उसको कैसे अपन डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे पचा सकते हैं। तो वही है यार, वसा को भी अपन को क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। वसा क्या है? एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा टुकड़ा है, इसको अपन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे कर सकते हैं यार इसको? कैसे कर सकते हैं? तो इसको तोड़ने के लिए यार अपन को थोड़ी सी एक प्रोसीजर है, उस पर चलना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? देखो ध्यान से, पहले फेट बना लेता हूं मैं। ये एक फेट का बड़ा सा टुकड़ा, ये क्या है? एक फेट का बड़ा सा टुकड़ा है ना। इसको क्या कह देंगे अपन? फेट ग्लोब्यूल। फेट ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल। इसका क्या करेंगे अपन? इमल्सीकरण करेंगे। क्या किया अपन ने? इमल्सीकरण। इसका करेंगे क्या? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण करेंगे। इमल्सीकरण, ये इमल्सीकरण क्या होता है भैया? यार थोड़ी देर पहले नहीं, कल मैंने आपको बताया, बाइल के बारे में बताया था ना। बाइल के अंदर क्या होते हैं? बाइल सोल्ट होते हैं। ठीक है, वही बाइल जूस जो है वो आके क्या करेगा? इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। किसको? ये जो आपके बड़ा सा फेट जो है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। उसको क्या कहते हैं? इमल्सीकरण कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। तो यह क्या, पित्त किसको बोलते हैं? बाइल को बोलते हैं ना। पित्त क्या वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है। जो वसा है, ये क्या वसा है? वसा का एक टुकड़ा है। ठीक है, और इसी के इमल्सीकरण में कौन मदद करता है? पित्त जो है वो मदद करता है और उसे छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। अब इसको किसमें तोड़ देगा? देखो इस प्रकार के जो है टुकड़े, ये छोटे जो कण है इनमें तोड़ देगा, इनमें तोड़ देगा। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज पर दिखाता हूं आपको। बाइल के अंदर क्या होता है? बाइल सोल्ट वगैरह होते हैं और वो आकर ऐसे लग जाएंगे इनके। ठीक है, इनको क्या कहते हैं अपन? मिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल, मिसेल कण। ठीक है, मिसेल कणों में टूट गया। अब देखो भाई, पित्त जो है उसमें क्या है? लाइपेज। पित्त जो है वो लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? सक्रिय करता है। ठीक है, अब लाइपेज एंजाइम क्या है? अब उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं एक पेज बना लेता हूं यहां पे, उसके बारे में बात करते हैं। फेट ग्लोब्यूल अपन ने खाया, फेट खाया। फेट को यार डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते, उसके लिए थोड़ी प्रोसीजर होती है। फेट जो है उसका पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? इमल्सीकरण करना पड़ेगा। मतलब क्या है? फेट जो बड़ा टुकड़ा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपन ने तोड़ दिया जी। किसकी मदद से? बाइल की मदद से। क्या बन गए? यहां पर मिसेल कण बन गए। मिसेल कण बना लिए। अब क्या होगा? अब यार एक लाइपेज नाम का एंजाइम होता है। अब ये लाइपेज एंजाइम मुंह के अंदर होता है क्या? होता है भैया, मुंह के अंदर होता है क्या? होता है। कौन सा होता है मुंह के अंदर? मुंह के अंदर होता है एक लिंगुअल लाइपेज। बताया भी था मैंने आपको, लिंगुअल लाइपेज। क्या लिंगुअल लाइपेज कोई काम आता है क्या?
नहीं, कोई काम नहीं आता है ना, उसका कोई खास यूज है नहीं, बस सब सुन लो। लिंगुअल लाइपेज होता है। पेट के अंदर होता है क्या? पेट के अंदर भी होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ये भी कोई काम इतना आता है नहीं, है ना। पेट के अंदर क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज है अपना आमाशय के अंदर। उसके बाद में क्या पेंक्रियास के अंदर कोई है क्या? पेंक्रियाटिक लाइपेज है। क्या है? पेंक्रियाटिक लाइपेज होता है, पेंक्रियाटिक लाइपेज। और फिर इंटेस्टाइन के अंदर कोई है क्या? इंटेस्टाइनल लाइपेज भी होता है, एक इंटेस्टाइनल लाइपेज भी होता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज। यार अपने काम का कौन सा है जो इसमें काम करेगा, फैट के लिए काम करेगा, वो अपना ये है, ये वाला क्या है? मेजर है भाई, ये वाला काम का है। कौन सा? पेंक्रियाटिक लाइपेज। अब पेंक्रियाटिक लाइपेज करता कैसे है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज बता देता हूं मैं। फैट को अपन को तोड़ना है किसमें? फैट जो है ना, इसको तोड़ना अपन को छोटे टुकड़े क्या होंगे फैट के? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट करना अपन को। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट करना है, ग्लिसरॉल में तोड़ना है। ये अपना मेन मोटो है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद में इसको अवशोषित अपन कर सकते हैं। अवशोषित कैसे होगा वो भी आगे, इसके थोड़ी सी अलग प्रोसेस होती है फैट को पचाने में, मतलब दिक्कत वाली बात है, इतनी आसानी से फैट पचता नहीं है। ध्यान से देखना, अपन जो खाते हैं वो क्या होता है? ये क्या है? ट्राइग्लिसराइड है। क्या है? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड पर कौन काम करेगा? लाइपेज काम करेगा। कौन काम करेगा? लाइपेज, ठीक है। लाइपेज ने काम किया, लाइपेज एंजाइम आया और ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में तोड़ देगा, फैटी एसिड में तोड़ देगा, ठीक है। फिर डाइग्लिसराइड जो है ना, फिर डाइग्लिसराइड जो है इस पर कौन काम करेगा? लाइपेज काम करेगा और इसको तोड़ देगा किसमें? मोनोग्लिसराइड में, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड प्लस फैटी एसिड में, प्लस फैटी एसिड में, ठीक है। अब ये जो मोनोग्लिसराइड है इस पर कौन काम करेगा? भाई लाइपेज काम करेगा। यहां एक और पेज ले लेते हैं, लाइपेज काम करेगा इस पर भी, इस पर भी कौन काम करेगा? लाइपेज। और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। किसमें तोड़ देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। और अपन को यही तो चाहिए था, यही तो अपन को चाहिए था। अब इनको अपन अवशोषित इनका करवा सकते हैं। अवशोषण कैसे करते हैं वो भी एक अलग प्रोसेस है, उसकी अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे, है ना। ये बात थी। अब यहां पर एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है जिसका आप गलत मतलब निकाल सकते हो, ध्यान से देखना भाई, सही मतलब निकालना पर लेकिन अपन को ना। पित्त, ये लाइन देखो, ये लाइन एनसीईआरटी के, पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। क्या लिखा हुआ है? पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। मतलब सीधी सी बात है कि पित्त लाइपेज एंजाइम जो है वो पहले निष्क्रिय होता है क्या? यहां एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ वो देखो। एनसीईआरटी ये लिखती है कि पित्त जो है, बाइल जो है वो क्या करता है? इमल्सीकरण में मदद करता है और मिसेलकरण बना देता है, जो आपका जो वसा है उसके मिसेलकरण बना देता है, ठीक है। उसके बाद में एनसीईआरटी लिखती है कि जो पित्त है, जो बाइल है, वो लाइपेज को भी क्या करता है? सक्रिय करता है। इसका मतलब क्या है? लाइपेज इनएक्टिव होता है क्या? जैसे वो प्रोटीन एंजाइम थे, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये सारे थे, वैसे ही वो भी क्या इनएक्टिव होता है क्या लाइपेज? नहीं जी, लाइपेज कभी भी इनएक्टिव नहीं होता। तो क्वेश्चन में अगर आपको पूछ ले कि लाइपेज एंजाइम क्या इनएक्टिव होता है तो कह देना बिल्कुल नहीं होता, लाइपेज एंजाइम कभी भी इनएक्टिव नहीं होता। तो यह एनसीईआरटी ऐसे क्यों लिखती है कि पित्त जो है वो लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करती है? ऐसा क्यों लिखती है? इसलिए लिखती है क्योंकि ये आपका जो लाइपेज एंजाइम है ना, वो लाइपेज एंजाइम है ना, इस फैट के बड़े से टुकड़े पर काम नहीं कर सकता। ये जो बड़ा टुकड़ा है ना फैट का, इस पर लाइपेज एंजाइम काम नहीं कर सकता। तो इस फैट के टुकड़े के लिए लाइपेज एंजाइम क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है। तो अब लाइपेज एंजाइम एक्टिव कब होगा? जब पित्त आएगा, बाइल जो है वो आएगा, इस फैट के टुकड़े को किसमें तोड़ेगा? छोटे छोटे इसके मिसेल बना देगा। जब इसके मिसेल बन जाएंगे तब लाइपेज जो है वो एकदम से इसको मिसेल दिखेंगे, छोटे छोटे टुकड़े दिखेंगे और वो बोएगा हाँ अब मेरा माल आ गया, अब मैं जो है इस पर क्या करूंगा? काम कर सकता हूं। अरे समझ में आई या नहीं आई? लाइपेज जो है अब जो है वो इस पर काम कर सकता है। बड़े टुकड़ों को देख के वो काम नहीं कर सकता, लेकिन इन छोटे छोटे टुकड़ों पर वो लाइपेज जो वो काम कर सकता है। इसलिए लाइपेज पहले से एक्टिव ही था, लाइपेज एक्टिव ही था,
वो कभी इनएक्टिव नहीं होता लाइपेज, लेकिन वो बड़े टुकड़ों पे काम नहीं कर सकता, छोटे टुकड़ों पे काम कर सकता है। और इस छोटे टुकड़ों में बनाने में कौन मदद करता है? बाइल मदद करता है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि पित्त जो है वो लाइपेज को सक्रिय करता है। समझ में आई या नहीं आई? तो आपको क्वेश्चन में पूछे कि भाई लाइपेज जो है वो क्या इनएक्टिव होता है? नहीं जी, लाइपेज कभी इनएक्टिव नहीं होता, लाइपेज एक्टिव ही होता है। ठीक बात है। चलो ये आपको समझ में आया होगा। अपन ने प्रोटीन की बात कर ली, प्रोटीन कैसे पचेगा, कार्बोहाइड्रेट कैसे पचेगा, न्यूक्लिक एसिड कैसे बचेगी, फैट कैसे बचेगा, सारी बातें अपन कर चुके हैं। अब बात करते हैं पाचन के अंतिम उत्पाद अपन को क्या मिले, वो अपन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में कल इनका अवशोषण करवाएंगे। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद अपन को क्या मिला? मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गिलेक्टोज, यही तो मिले थे अपन को ना। प्रोटीन का क्या मिला अपन को? अमाइनो एसिड अपन को मिला। लिपिड और फैट का अपन को क्या मिला? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, अभी थोड़ी देर पहले किया अपन ने। न्यूक्लिक एसिड का क्या मिला अपन को? शुगर मिली, फॉस्फेट मिला और नाइट्रोजनस बेस मिला। तो ये क्या अपन को मिल गए? अंतिम जो उत्पाद है ये मिल गए। अब इनका अवशोषण अपन को करवाना है। अवशोषण अपन करवाएंगे कल, और कल सुबह एक लेक्चर मिलेगा आपको। उसके बाद में मेरी तरफ से ये चैप्टर जो खत्म हो जाएगा। अगला चैप्टर अपन शुरुआत करेंगे मंडे से, ठीक है। कल टेस्ट भी है तो बढ़िया तैयारी अपनी रखना। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। समझ में आया नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।